नमस्कार, शुभ संध्या के साथ मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार। आइए सुनते हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। कहानी का वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। वाजिद अली शाह का समय था, यानी राजा वाजिद अली शाह के समय की ये कहानी है। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि लखनऊ वाजिद अली शाह जब राजा थे तो पूरा ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे थे और सब लोग अपने अपने जगह मस्त थे। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधे में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। यानी हर एक विभाग में विलासिता ही विलासिता, ऐशो आराम। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। यानी सब अलग अलग विभाग, अलग अलग व्यवसाय करने वाला अपने अपने काम में मगन है। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। यहां प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि उस वक्त वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ नशे में मदमस्त है। यहां तक कि फकीर भी, फकीरी से जो पैसे मिल रहे हैं, जो भीख मांगकर पैसा मिल रहा है, उससे भी वह नशा ही खा रहा है। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। यहाँ दो दोस्त की कहानी, एक है सज्जाद अली और दूसरा है मीर रोशन अली। ये लोग भी विलासिता में डूबे हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मौरूसी जागीरें यानी बाप दादा का काफी संपत्ति इनके पास है। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियां करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। यानी दोनों दोस्त शतरंज खेलने के लिए जब बैठते हैं तो सुबह कब हुआ, शाम कब हुआ, रात कब हुई, दोनों में से किसी को पता नहीं। शतरंज के खेल की दुनिया में मस्त हो जाते थे दोनों दोस्त। कौन? ये जो इनके दोस्त हैं सज्जाद अली और रोशन अली। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान यानी मुस्लिम भाई जो खाना खाने के लिए जो बिछावन बिछाते हैं उसको दस्तरखान कहते हैं। तो वो जब उनको खाने के लिए बुलाया जाता कि शतरंज खेलना छोड़ के चलिए खाना खाइए, तो वो क्या कहते हैं, जाओ दस्तरखान बिछाओ, यानी कि खाने का व्यवस्था करो, बिछावन बिछाओ, हम आ रहे हैं। यहां तक कि बावर्ची विवश हो के कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था।
इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। दोनों मित्र में से मिर्जा सज्जाद अली के यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, तो ये लोग अपना वहां पे शतरंज खेलता था दोनों दोस्त। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के लोग उनके इस व्यवहार से खुश थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणी क्या करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। यानी दोनों दोस्त जो शतरंज खेलते थे भर भर दिन, तो इस बात से घर के लोग जो भी घर में थे वो तो दुखी थे ही, आसपास के लोग भी दुखी थे, कह रहे थे बड़ा मनहूस खेल है, घर तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, यानी कि इस खेल की आदत पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगारू रख छोड़ा था, यानी अपने दोस्त के, उनका जो पति का दोस्त है मोहतरमा का, उनको वो क्या कह रहे हैं, बिगारू। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, यानी नौकरानी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहां से दवा लाएं, दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी तो कहां कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही है। अब देखिए खेल के समय में खलल, शतरंज के खेल में मस्त हैं और बाजी अंतिम स्थिति में पहुंच गई है। अब तब तक में जो है मिर्जा जी के घर से उनकी मोहतरमा का बुलावा आ गया है, अब उनको जाना पड़ेगा, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है जाने में। तो मिर्जा जी बोल रहे हैं, जी हाँ, चला क्या जाऊं, ओह 2 किस्तों में तो आपकी मौत होती है। मीर साहब कहते हैं, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रह जाएंगे। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इस बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द क्या खाक होगी, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनकर न आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए। यानी ये दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ में बहुत मजे से शतरंज खेल रहे हैं। मिर्जा जी का बुलावा आ गया है और मीर साहब कह रहे हैं कि बुलावा है तो जाइए, लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं, शतरंज का आखिरी बाजी खेलना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है, मीर साहब कहते नहीं, हम नहीं खेलेंगे, ताकि वो अपने मोहतरमा के पास जा सके। अब क्या होगा,
तो मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोरी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूं, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। अब यहाँ देखिए, पत्नी के डर से ये अपने दोस्ते पे इल्जाम लगा रहा है कि हम तो आ रहे थे, लेकिन मेरा जो दोस्त है मीर साहब, वही हमको आने नहीं दे रहे थे। बेगम, क्या जैसे वो खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। अब देखिए मिर्जा क्या कहता है। मिर्जा कहता है, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। यानी पत्नी के पास ये सफाई दे रहा है कि हमको तो खेलने का मन न है उतना, लेकिन ये जो मेरा दोस्त आ जाता है तो हमको मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। मुलाहिजा यानी बात मानना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है? रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ 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 हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यानी बेगम अपने नौकर को भेज रही है कि शतरंज का सारा जो है गोटी वगैरह सब उठा करके ले आओ। तो उनका जो हस्बैंड है मोहतरमा का, यानी मिर्जा साहब वो रोकते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, गड़बड़े हो जाएगा। तो बेगम कहती है कि क्यों रोक रहे हो, जाने दो। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। बेगम साहिबा झल्लाती हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। यानी दोस्त की बेइज्जती होने वाली है, यानी कि मीर साहब की बेइज्जती होने वाली है। और बेइज्जती कौन कर रहे हैं? तो दोस्त की पत्नी मोहतरमा। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखें जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल लेते। फिर क्या था, बेगम अंदर पहुंची और बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की छनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। जब ये मीर साहब देखते हैं कि हमारे मित्र जो है मिर्जा जी की पत्नी काफी गुस्से में है, सब कुछ तोड़ फाड़ रही है, शतरंज उतरंज सब खेल और मोहरे वगैरह फेंक रही है, तो बेचारे चुपचाप वहां से भाग लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। मिर्जा ने कहा, ओह तुमने तो गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खरे खरे निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो बली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि मैं अकेले चलूं? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी तार गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है तुम्हारी मोहतरमा, मगर आपने उन्हें यों सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। यानी एक तरफ कह रहा है कि आपकी पत्नी के डर से हम भाग गए,
अब फिर कह रहा है मिर्जा जी, आपकी पत्नी बड़ा गुस्सावर है, गुस्सैल है, लेकिन आप उसको सिर पे चढ़ा रखे हैं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा, खैर यह तो बताइए, अब कहाँ जमाव होगा? यानी अब बोल बोल रहे हैं मिर्जा जी कि पत्नी तो पूरा उग्र हो गई है, पूरा गुस्सा हो गई है, सब कुछ तोड़-फाड़ दी है, अब तो घर में खेल होगा नहीं मिता, तो कहाँ खेल हो? कहाँ खेला जाए दोस्त? तो मिर्जा जी वही चिंता ज़ाहिर करे और कहते हैं, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा, यानी खेल कहाँ होगा? तो मीर साहब कहते हैं, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊं? घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठकें होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। यानी पत्नी का डर हो रहा है किनको? मिर्जा जी को। तो मीर साहब कहते हैं, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। यानी दोस्त को पावर दे रहे हैं। कौन? मीर। किनको दे रहे हैं पावर? मिर्जा जी को, कि पत्नी से डरना नहीं, एकदम विरल रहिए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी-कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। यानी एक तरफ पत्नी जो है उधर मीर जाफर जी का, मिर्जा जी का, वो शतरंज के खेल से परेशान है। इधर मीर साहब की पत्नी जो है और शतरंज खेलने के लिए कह रही है खेलिए। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे, तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। अब दिन-दिन भर जो ये मीर साहब उनका घर छोड़ के अब अपने यहाँ खेलने लगे हैं शतरंज। तो इनकी पत्नी को अब लग रहा है कि मेरी स्वाधीनता में क्या हो रहा है? बाधा पड़ रहा है। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े-पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आवे कोई जाए उनसे क्या मतलब था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म, मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यानी नौकर चाकर सब परेशान है शतरंज के चक्कर में। यह भी कोई खेल की सुबह को बैठो तो शाम कर दो। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना अलग बात है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। ये नौकर लोग बोल रहे हैं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है। यानी नौकर भी इन खेल को, शतरंज को का जो खेल है उनको मनहूस कह रहे हैं। इस खेल को खेलने वाले कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि इस खेल में मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे। यानी नौकर चाकर जो है इस खेल की बुराई कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है। यानी कि टोले मोहल्ले के लोग भी बुराई कर रहे हैं इस खेल का। हम तो है नौकर, लेकिन मालिक की बुराई जो सुनते हैं लोगों से तो हमें भी गुस्सा आता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती है, मैं तो खुद इस खेल को पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यानी लोग कह रहे हैं कि रईस का जब ये हाल है तो इस एरिया का मालिक कौन? भगवान जाने, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने क्या होगा। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी।
असर बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह बेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन ब दिन बढ़ता जाता था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। यानी लखनऊ पर एक तरह से इस कहानी में लेखक कहते हैं कि लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ है। अंग्रेज धीरे धीरे उस क्षेत्र को अपने चंगुल में ले रहा है, यानी गुलामी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को फुर्सत ही नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। वह नशे के संसार में डूबा हुआ है, मस्त है। आगे देखिए। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोर हो जाती थी, यानी झगड़ा, तू मैं तक की नौबत आ जाती। पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता, यानी खेलते खेलते झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों मित्र मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा रूठ कर अपने घर चले आते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। यानी झगड़ा होने के बाद भी रात बीतते ही झगड़ा खत्म और फिर से दोनों हड़े भड़े हो जाते थे। कौन सी के लिए? शतरंज खेलने के लिए। प्रातः काल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। अब अंग्रेज अफसर आया है, यानी कि उसका सेना। तो मीर साहब को जब पता चलता तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलवी किस लिए हुई है, यानी बुलावा? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा। हुजूर में तलवी है, यानी बुलावा है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिलगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा, तब इसे आटे दाल का भाव मालूम होगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही तक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। यानी यही एक मौका है, यही एक उपाय है कि अब इस जो अंग्रेज का जो सिपाही लोग है, इसको हम लोग घर पे मिल भी नहीं करेंगे। कल से गौतमी पर कहीं बिराने में नक्शा जमे, यानी अब ये जगह बदलने की फिराक में है दोनों दोस्त, कि अब घर में रहबे नहीं करेंगे जो अंग्रेज अफसर या उसका सिपाही आके कुछ कहेगा, बाहर खेलेंगे। तो कहाँ? तो गोमती पर बिराने में। वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर अपने आप लौट जाएंगे। यानी इन लोग ने प्लान बनाया हुआ है कि अब जगह छोड़ के दूसरे जगह जाके खेलेंगे। कहाँ? गोमती के पास। तो आएगा सिपाही लोग, अपने घूम फिर के चला जाएगा। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है, यानी कोई उपाय नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गौवदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली।
अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, साह आदि दो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक नहीं निकलता था। कोई योगी की समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम में डट जाते। यानी सब कुछ शतरंजे को बना लिया है। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीति दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहात में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। यहाँ पे देखिए, लेखक ने स्पष्ट कहने का जो प्रयास है उनका, लेखक महोदय का, वो कहते हैं कि एक तरफ देश पर आफत है, यानी कह सकते हैं कि देश की आफत, यहाँ पे राजधर्म जो है, मातृभूमि की रक्षा या राजधर्म, या एक व्यक्ति का जो किसी एरिया क्षेत्र में रहता है उसके प्रति जो वफादारी, उस क्षेत्र के लिए जो प्रेम होता है, शतरंज ने उसको भी खा गया है, उसको भी भुला दिया है। इन लोगों को गुलाम बनने का या मातृभूमि से भी बढ़कर क्या नजर आ रहा है? शतरंज नजर आ रहा है। अब आगे देखिए, वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाए। यानी कि ये डर करके, छिप करके खेलने के लिए आ रहा है। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हलम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जानी बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरे की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। यानी जिस जगह पर वो शतरंज खेल रहा है वह जगह गुलाम बनने वाला है अंग्रेजों के हाथों। फिर भी ये दोनों मस्त है, इन्हें फिक्र नहीं है कि क्या होगा, इन्हें अपने शतरंज से लगाव है। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है। फिर किस्त। मीर, अरे वाह, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब, हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। यह किस्त। यानी वो मीर साहब अंग्रेजी अफसर को और सैनिकों को देख करके उनके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन मिर्जा जी लगे हुए हैं किस्त में किस्त डालने में, यानी कि शतरंज का गोटी इधर से उधर करने में। इनको कोई मतलब नहीं है। एक तरफ वो बता रहे हैं कि देखिए अंग्रेज लोगों को, उनका सैनिकों को, होती कह रहे हैं कि छोड़िए शतरंज, देखिए अपना किस्ती देखिए, वजीर देखिए, राजा देखिए, ये उसमें लगे हुए। मीर, आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। यानी स्थिति यह हो गई है कि जहां वो शतरंज खेल रहा है उसका चारों तरफ का इलाका जो है, अब जो है वो घिर गया है सैनिकों से, उस पर अब दूसरे का अधिकार होने वाला है। फिर भी इनको कोई गम नहीं है। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किस्त बस, अब की सह में मात। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा,
लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। यानी ये हजरत कह रहे हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं है, सब लोग आराम से सो रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि राजा साहब भी आराम से सो रहे होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे। 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। यानी उस लखनऊ का जो राजा है वाजिद अली शाह, उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, अरेस्ट हो गया है वो। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक भी बूंद खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यानी लखनऊ का जो राजा है वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी लखनऊ को कोई दिक्कत नहीं है, लखनऊ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेखक इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा? यह लीजिए शाह। यहाँ भी वही हाल है। एक तरफ वो बता रहे कि अपना राजा जो है अरेस्ट हो गया है, लेकिन वो कह रहा लीजिए शाह, लीजिए मोहरे, यानी वो शतरंज के चाल में लगा हुआ है, उनका मित्र। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहां नसीब होगी। यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन एक समान नहीं होते, कितना दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ, सो तो है ही। ये लीजिए फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यहाँ देखिए, जो उनका अपना राजा है वो अरेस्ट हो गया, उसकी फिक्र नहीं है इनको, लेकिन इनको किसकी फिक्र है? तो इनको फिक्र है कि इनका जो शतरंज का जो बादशाह है, नवाब है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। यानी थोड़ा देर इनको राजभक्ति का दर्द हुआ, लेकिन हार जो गया है शतरंज में, तो फिर से ये शतरंज की दुनिया में चला गया है, राजभक्ति छूट गया। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आवाबिले आ आकर अपने घोंसले में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझुनाने लगा, जनाब, आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए।
यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद रहे। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मौत समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। यानी धीरे धीरे खेल में गर्माहट हो रही है, लड़ाई की ओर बढ़ रहा है दोनों का खेल, यानी खेल में झगड़ा होने का स्थिति यहाँ देखिए उत्पन्न हो रहा है। आगे देखते हैं। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वही रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पीटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मौत हो गई। मीर, मुझे क्यों मौत होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। यानी दोनों के बीच धीरे 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 गर्माहट बढ़ रही है। अब ये शतरंज का खेल लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी, यानी अब खेल जो है झगड़े की ओर बढ़ रहा है, तो वहां पे उल्टा पुल्टा बात भी, जुबान भी अब फिसल रहा है। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब न इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या? घास आप क्या बाजान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों? अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते आ रहे हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर। मीर, जवान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली, है हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तरफ तरफ कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूली धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। अभी आप सुन रहे थे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी सेवा में इसी तरह की एक पर एक कहानी लेकर आता रहूं और आपका साहित्यिक मनोरंजन करता रहूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।